नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए एक नजर डालते हैं आज की दिन की 10 बड़ी खबरें। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़। देर रात हुआ हमला। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़े वाहनों पर रविवार की देर रात हमला हुआ है। इस हमले में वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस इस घटना की जाँच कर रही है। अमेठी के गौरी तक थाना क्षेत्र में स्थित कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय के बाहर हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमलावर शराब के नशे में थे। इस पूरे मामले की पुलिस में शिकायत की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं का दावा है कि घटना के समय वे कार्यालय के अंदर मौजूद थे। जब तोड़फोड़ की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अराजकता को खदेड़ा। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस घटने के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस घटना के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि यूपी के अमेठी में स्मृति ईरानी और BJP के कार्यकर्ता बुरी तरह डरे हुए हैं। शिवसेना UBT और NCP शरद चंद्र पवार को कितना प्रभावित करेगा नया चुनाव चिन्ह। यह लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति में काफ़ी खास माना जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिवसेना और NCP दोनों में ही बंटवारा हो चुका है। दोनों की दोनों पार्टियां अब 2 से बढ़कर 4 हो चुकी हैं। राज्य में अब मिलते जुलते नाम वाली 2 शिवसेना और 2 NCP है। इसमें से 2 पुराने चुनाव चिन्ह तो 2 नए चुनाव चिन्ह के साथ यह लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इन सब के कारण महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव रोचक बनता दिख रहा है। शिवसेना में बंटवारे के बाद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष्मान महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे गुट और NCP में बंटवारे के बाद पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह टेबल खड़ी अजित पवार गुट को चुनाव आयोग के पूर्व के समय में ही दे दिया गया था। वहीं शिवसेना में उद्धव ठाकरे के गुट को नया नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे या शिवसेना UBT और चुनाव चिन्ह जलती हुई मसाल चुनाव आयोग से मिली थी। जबकि NCP में बंटवारे के बाद शरद पवार के गुट वाले पार्टी को नया नाम NCP शरद चंद्र पवार और चुनावी चिन्ह तुरही बजाती आदमी मिला था। शिवसेना UBT और NCP शरद चंद्र पवार अब नए चुनाव चिन्ह के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनके समक्ष इस चुनाव में उनके लिए एक बड़ी चुनौती जो दिख रही है वह आम मतदाताओं को अपने नए चुनाव चिन्ह के बारे में जागरूक करना भी है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन, भारत के परिसर खामोश क्यों? अभी पूरी दुनिया में विद्यार्थी खबर में हैं। बेहतर यह कहना होगा कि वे खबर बना रहे हैं। अमेरिका के 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में छात्र अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध उनकी सरकार द्वारा इजराइल को दी जा रही मदद और समर्थन के खिलाफ है, जिसके बल पर वह फिलिस्तीन लोगों का जनसंहार कर रहे हैं। वे अपने संस्थानों से भी मांग कर रहे हैं कि वे इजराइल के साथ हर तरह का रिश्ता तोड़े। यह विरोध इजराइल पर फिलिस्तीनी लोगों की नस्लकुशी रोकने के लिए दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। उनके संस्थानों के प्रशासन और उनकी सरकार ने उनकी मांग का जवाब अभूतपूर्व दमन से किया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर प्लास्टिक की गोली, आंसू गैस, लाठियों का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया है। उनमें से अनेक को संस्थानों से बाहर निकाल दिया है। उनका साथ देने वाले अध्यापकों को भी पीटा गया है, गिरफ्तार किया गया और दूसरे तरीकों से दंडित किया जा रहा है। यौन उत्पीड़न के आरोपी गवर्नर का स्टाफ को निर्देश, बंगाल पुलिस का कोई निर्देश न माने। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने रविवार को X पर एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने राजभवन के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे उन पर लगे छेड़छाड़ के आरोप के संबंध में कोलकाता पुलिस का कोई भी आदेश न माने। एक महिला कर्मचारी ने राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत की है। पश्चिम बंगाल राज्यपाल कार्यालय ने कहा कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यालय के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। राज्यपाल बोस इसी प्रोटोकॉल का फायदा उठा रहे हैं। राज्यपाल ने अपने निर्देश में लिखा है कि यह साफ है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361(2) और 3 के मद्देनजर राज्य पुलिस माननीय राज्यपाल के खिलाफ किसी भी तरह की पूछताछ, जांच, किसी भी तरह की कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती है। राज्यपाल ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत से गिरफ्तारी या मुकदमे की कोई प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा आरोप, पुंछ हमला BJP का चुनावी पूर्वाधिकारी। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुआ हमला भाजपा का चुनावी पूर्वाधिकारी था। आतंकियों ने सुरनकोट इलाके में शनिवार शाम को इंडियन एयरफोर्स के काफिले को अपना निशाना बनाया था। इस हमले में 1 सैनिक की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। सुरनकोट जम्मू के पुंछ जिले में आता है। इस हमले पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा, ये सभी स्टंट है, आतंकवादी हमले नहीं, ये और कुछ नहीं बल्कि BJP का चुनाव पूर्व स्टंट है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। BJP लोगों के जीवन और शरीर के साथ खेल रही है। भाजपा पर चुनावों को प्रभावित करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए चन्नी ने कहा कि इस तरह के हमले पूर्व नियोजित हैं और भाजपा की चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए इन्हें अंजाम दिया गया है। चन्नी ने कहा, जब भी चुनाव आते हैं ऐसे स्टंट किए जाते हैं। पिछले आम चुनाव के दौरान भी इस तरह के हमले हुए थे। इंदौर, अक्षय क्रांति बम पर BJP में ही घमासान, अब नोटा को वोट पड़ेंगे। इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय क्रांति बम को तोड़ने और पार्टी ज्वाइन कराने को लेकर BJP में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। लंबे समय के बाद इस मसले पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष एवं इंदौर की 9 बार की सांसद सुमित्रा महाजन टाई और भाजपा के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय में ठन गई है। विजयवर्गीय ने तो बम से जुड़े बयानों को लेकर टाई की अपरोक्ष तरीके से निंदा तक कर डाली है।
बीते मंगलवार 30 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नाम वापस ले लिया था। घटनाक्रम से कांग्रेस में हड़कंप मच गया था। पर्चा वापस लेने के लिए बम कैलाश विजयवर्गीय के सिपल सलार एवं इंदौर के विधायक रमेश मेंदौला के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। नाम वापस लेने के बाद कलेक्ट्रेट से भाजपा के दफ्तर तक जिस गाड़ी में सवार होकर बम निकले थे उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी बैठे नजर आए थे। मसला यही नहीं रुका था। विजयवर्गीय ने एक ट्वीट करके हुए बम का स्वागत प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष नड्डा की ओर से भी किया था। यह पूरा मामला बीते मंगलवार से ही सुर्खियों में बना हुआ है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर घेर लिया है। कांग्रेस ने इंदौर में प्रदर्शन किए हैं। राज्य की 17 सीटों पर वोटिंग होना है। इन 17 सीटों में इंदौर सहित 9 लोकसभा क्षेत्रों में 7 मई को वोट डाले जाने हैं। बची हुई 8 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होगी। राधिका खेड़ा का कांग्रेस से इस्तीफा। राम की भक्त महिला होने के नाते आहत हूँ। कांग्रेस पार्टी को रविवार को एक और झटका लगा है। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अपमान किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम की भक्त और एक महिला होने के नाते मैं बेहद आहत हूँ। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं को अवगत कराने के बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट में कहा कि वह कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता छोड़ रही है और उन्होंने बेहद आहत होकर अपने पद से इस्तीफा दिया है। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी अपने त्याग पत्र में कहा, हाँ मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। मैं अब यही कर रही हूँ। मैं अपने और अपने देशवासियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती रहूंगी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को संबोधित अपने खत की शुरुआत में लिखा कि आदिकाल में से ये स्थापित सत्य है कि धर्म का साथ देने वालों का विरोध होता रहा है। हिरण्यकश्यप से लेकर रावण और कंस तक इसका उदाहरण है। वर्तमान में प्रभु श्री राम का नाम लेने वाले का कुछ लोग इस तरह से विरोध कर रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में बेअदबी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या। पंजाब के फिरोजपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। उस पर आरोप है कि उसने सिखों की पवित्र पुस्तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी। लोगों की भीड़ ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया था। सोशल मीडिया पर वीडियो आया है जिसमें भीड़ को उसकी पिटाई करते हुए देखा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिटाई करने के बाद जब उन्होंने बेअदबी करने वाले युवक को पुलिस को सौंपा था तब वह जिंदा था। इस मामले में बेअदबी करने के आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। युवक की हत्या को लेकर केस दर्ज नहीं हुआ है। इसके अलावा बेअदबी के आरोपी के परिवार पर सामाजिक बहिष्कार का खतरा भी मंडरा रहा है। इधर आरोपी युवक के पिता का कहना है कि उनका बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसका इलाज चल रहा था। यह घटना शनिवार को फिरोजपुर के बंडाला गांव में घटी। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस का कहना है कि बंडाला गांव में गुरुद्वारा बाबा वीर सिंह के परिसर में प्रवेश करने के बाद एक 19 वर्षीय युवक बख्शिक सिंह ने कथित तौर पर सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब के कुछ पन्ने फाड़ दिए। यह घटना गुरुद्वारे में लगी CCTV कैमरे में कैद हो गई। ओवैसी ने लालू को दे दिया शॉक। चुनाव के बीच RJD के कद्दावर नेता ने बदला पाला। राजद के प्रदेश महासचिव फारूक रजा उर्फ डब्बू ने राजद से AIMIM में शामिल हो गए। AIMIM ने उन्हें पाटलिपुत्र लोकसभा से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। AIMIM के बिहार युवा प्रदेश अध्यक्ष सह राष्ट्रीय प्रवक्ता सह अधिवक्ता आदिल हसन आज़ाद ने कहा कि पाटलिपुत्र संसदीय सीट पर पार्टी की जीत होगी। फारूक रजा उर्फ डब्बू स्थानीय है, इस कारण वे लोगों की समस्या को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पाटलिपुत्र से राजद प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती अपने भाई पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ रविवार को दानापुर के SK पुरम में आयोजित कार्यक्रम में सम्मेलन में पहुंची थी। तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन के लिए वोट मांगा। मीसा भारती ने कहा कि केंद्र में IND गठबंधन की सरकार बनते ही 15 अगस्त को 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। सम्मेलन में पूर्व मंत्री रामानंद यादव, शक्ति सिंह, KD यादव, सत्यानंद राय, ओम प्रकाश राय, नवाब आलम, ब्रिज कुमार, अफरोज आलम आदि मौजूद थे। मुस्लिमों और कांग्रेस पर भाजपा की एक विवादित वीडियो का एक और शिकायत। कर्नाटक भाजपा का एक विवादित वीडियो सामने आया है जिसमें कथित तौर पर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्यों को वोट न देने के लिए धमकाने का आरोप है। इस वीडियो के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत की है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VI विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि SC/ST समुदाय के सदस्यों में शत्रुता, घृणा और दुर्भावना की भावना पैदा करने के इरादे से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। कांग्रेस ने इससे पहले करीब 20 शिकायतें भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग में की है, लेकिन आयोग ने किसी पर सीधा कार्रवाई नहीं की। इससे पहले मोदी के सांप्रदायिक भाषणों की शिकायत भी की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि मोदी के सांप्रदायिक बयानों को विदेशी मीडिया ने कवर करते उन्हें नफरत फैलाने वाला पाया था। अभी के लिए बस इतना ही। आगे और खबरों